कीजिएगा, आपका पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ये सेट ऑफ एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं इसको सिक्वेंशियली मेंशन करूँ तो टोपोग्राफी ऑफ डीएनए, ये एक नया टर्म मैंने बताया। टोपोग्राफी ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए हेलिक्स एक दूसरे के इसके कोई दो फंक्शन बताइए। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? दो फंक्शन इंपॉर्टेंट। पहला होता है कि इट गिव्स हाई एनर्जी। हेलो दोस्तों, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस और बहुत ही क्रूशियल स्टेप होती है, ताकि एक डीएनए अपना रेप्लिका तैयार करके अगले जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो वो अपनी डॉटर सेल्स के अंदर अपने डीएनए को पहुंचा सके। इसलिए एक से दो डीएनए का बनना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको पूरी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस समझाई थी, स्टेप वाइज कैसे होती है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरी डीएनए के रेप्लिकेशन में हमारे कुछ एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनका एक्चुअली में क्या रोल होता है। तो इस पूरे एंजाइम्स के फंक्शंस को हम सेपरेटली आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इन दोनों वीडियोस को आप रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ये सेट ऑफ एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं इसको सिक्वेंशियली मेंशन करूँ तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे सिक्वेंशियली लिखूँगी, फिर आपको वन बाय वन समझाऊँगी। तो पहला स्टेप होता है हमारा जो एंजाइम्स का, दैट इज़ हेलिकेज। सबसे पहला एंजाइम हेलिकेज आता है जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को शुरू करता है। इट इज़ फॉलोड बाय देन टोपोआइसोमरेज। ठीक है। थर्ड होगा हमारा एसएसबी, जिसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोला मैंने? मेरे साथ समझिए और बोलिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। चौथा होता है आरएनए प्राइमेज। पांचवा देन सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल, यहाँ लिख देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हम इन्हीं एंजाइम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस वाइज। अब यहीं हम देखेंगे कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग कैसे वर्क करता है। छठा है और हमारा लास्ट वन है डीएनए लाइगेज। ठीक है। तो आइए हम हर एक एंजाइम को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम जो हमारा आता है वो है हमारा हेलिकेज। देखिए, जैसे कि देखिए इनके नाम में ही सब कुछ मेंशन है। ठीक। हेली यानी कि क्या करेगा, मान लीजिए ये हमारे डीएनए के डबल हेलिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि चलिए ये मैं यहाँ बताती हूँ। इस जगह पे ये हेलिकेज आया। जब हेलिकेज आएगा तो काम क्या करेगा, ब्रीफ में समझाऊंगी। ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, हेलिकेज से लगा लीजिए, हेलिक्स ऑफ डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच में यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको ये ब्रेक करता है। तो अब ये दोनों स्ट्रैंड खुल गए। जैसे आप रस्सी को खोलते हैं उस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड खुल गए। तो हेलिकेज का तो फंक्शन दोस्तों यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब उसके आगे की प्रोसेस कौन प्रोसीड करेगा? तो यहाँ अब हमारा आएगा सेकेंड एंड मोस्ट एसेंशियल एंजाइम, दैट इज कॉल्ड टोपोआइसोमरेज। ठीक है। टोपोआइसोमरेज। अब देखिए ये क्या करेगा, जैसे कि हमने ये वाले स्टेप को ही फॉलो करते हैं। ठीक है। देखिए ये मान लीजिए आपका, मैंने सिर्फ इतना ही खोला। देखिए यहाँ पे हेलिकेज तो चला गया। अब यहाँ क्या होगा, आपका डीएनए टोपोआइसोमरेज आएगा। अच्छा, इस टोपोआइसोमरेज को प्रोकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट टोपोआइसोमरेज को हम क्या, डीएनए गायरेज भी कहते हैं। और यूकैरियोट में तो इसका नाम टोपोआइसोमरेज है ही।
तो ये जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो देखिए ये क्या करेगा, इट विल चेंज द टोपोग्राफी ऑफ डीएनए। ये एक नया टर्म मैंने बताया, टोपोग्राफी ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है। डीएनए हेलिक्स एक दूसरे से बाइंड करते हैं और कॉइल्ड होते हैं। वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए भी होते हैं, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए भी होते हैं और भी वेरियस फॉर्म्स होते हैं, बट हमें यहाँ बी फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट बी फॉर्म ऑफ डीएनए ही होता है। तो ये डीएनए के जब हेलिक्स को खोल दिया जाता है तो इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इनके दोनों हेलिक्स की एक दूसरे के प्रति एफिनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये वापस रिकॉयल करने की पूरी कोशिश करते हैं। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, इनकी टोपोग्राफी को चेंज करना, यानी कि एक लगाएगा डीएनए के एक स्ट्रैंड पे लगाएगा ये एक निक मतलब कट लगाएगा। कट लगाने की वजह से ये टोपोग्राफी का मतलब चेंज होने का, ये दोनों हेलिक्स जो हैं एक दूसरे के चारों तरफ ये रोटेट करते हैं और ये खुलते चले जाते हैं। क्या बताया मैंने, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों तरफ रोटेट करते हैं, 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे एंड ये इस तरीके से डीएनए की पूरी टोपोग्राफी को बदल देंगे। और जो कॉइलिंग टेंशन होता है, कॉइलिंग टेंशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, वो क्या होता है, रिलीव कर देता है। आ रही बात समझे, रिलीव कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, क्लियर होना चाहिए कि भाई हेलिकेज आया, उसने डीएनए के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ एक और है कि हेलिकेज सबसे ज़्यादा अटैक करेगा कहाँ, एटी रिच रीजन पे, एटी रिच पार्ट ऑफ डीएनए पे। ऐसा इसलिए क्योंकि एटी के अंदर डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, तो उनको ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जीसी बॉन्ड। तो इसलिए रेप्लिकेशन वहीं ज़्यादा सबसे तेज़ी से होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं बाय द बाइंडिंग विद द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के साथ इनका डिटैचमेंट होना, उसके बाद उनके हेलिक्स को खोलना, दैट्स इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो इसलिए एटी रिच रीजन जो होता है उसको तोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जीसी रिच रीजन। तो यहाँ हेलिकेज आया, देन टोपो आइसोमरेज आया। टोपो आइसोमरेज ने क्या किया, कट लगा के उसकी कॉइलिंग टेंशन को रिलीव कर दिया और जिसकी वजह से उसकी जो टोपोग्राफी थी डीएनए की वो चेंज हो गई। उसके बाद थर्ड एंजाइम हमारा कौन सा आता है, दैट इज़ एसएसबी। ये एक एक्चुअली में है क्या, ये एक प्रोटीन के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं जो आके डीएनए के स्ट्रैंड्स पे चिपक जाते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ पे लाइक दिस, और ये दे होल्ड द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए so that binding cannot occur. ये हो गया हमारा एसएसबी का काम। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एंजाइम हमारा आता है जिसको 4th नंबर का एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या करेगा ये, देखिए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कभी नहीं करता है, कभी भी नहीं। और ये सबसे पहली बात है कि ये डीएनए की पोलैरिटी के हिसाब से इनके ओपन हेलिक्स के अंदर ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन किस न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन पे करेगा, 3 कार्बन पे करेगा। यानी कि पोलैरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो पोलैरिटी शुड रन ऑलवेज इन द 5' to 3' डायरेक्शन, ताकि वो हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन पोजीशन पे नया न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहे बाय एडजॉइनिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसलिए आरएनए प्राइमेज हम लगाते हैं कि ये क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल आरएनए प्राइमर को यहाँ पे अटैच करता है, डीएनए के ओपन स्ट्रैंड पे अटैच करता है। इस तरीके से मान लीजिए इधर लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से इधर लगा दिया। तो ये आरएनए प्राइमरेज एंजाइम्स की हेल्प से होता है। और ये आरएनए प्राइमर छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आपके 50 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में,
एंड 90 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब इसके बाद ये आरएनए प्राइमर आएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसका ये 3 प्राइम हमारा कार्बन का फ्री हो गया, ये 5 प्राइम था। अब इसी 3 प्राइम कार्बन के आगे क्या होता है, अगले एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में क्या होता है, इट इज़ फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यानी नंबर में इन यूकैरियोट्स एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोकैरियोट्स। सेम प्रोसेस होती है। ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे ये अपने नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो यहाँ एक चीज़ और मैं आपके क्लियर करना चाहूँगी कि जब नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है तो उस न्यूक्लियोटाइड के साथ हमारे 3 फॉस्फेट बॉन्ड भी अटैच होते हैं। एक फॉस्फेट ये रहा, दूसरा फॉस्फेट ये रहा, यहाँ आपका शुगर हो गया, यहाँ आपका बेस हो गया। अच्छा, तो अब क्या करेगा, देखिए न्यूक्लियोटाइड इसको हम डीएनटीपीज़ भी कहते हैं, डीएनटीपीज़। इसमें डीएनटीपीज़ का 2 फंक्शन होता है। तो ये भी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डीएनटीपीज़ के तो कोई 2 फंक्शन बताइए। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, 2 फंक्शन इम्पॉर्टेंट। पहला होता है कि इट गिव्स हाई एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, एक्ट एज सबस्ट्रेट। कैसे, लेट मी टेल यू। ये इसके जो आपके 2-3 फॉस्फेट बॉन्ड हैं, ये तीनों फॉस्फेट बॉन्ड में से फॉस्फेट बॉन्ड नंबर 1 एंड 2 ये दोनों क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। यहाँ से आपकी हीट एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इस जगह अटैच करने में इस बचे हुए पूरे न्यूक्लियोटाइड के, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में तो हमेशा एक ही फॉस्फेट होता है जो अटैचमेंट करता है। तो ये हुआ ना, ये डीएनटीपी आपका एक तरीके से यही जाके यहाँ अटैच होगा एज अ न्यूक्लियोटाइड, और इसी के 2 फॉस्फेट को यूज़ किया जाएगा एनर्जी को ब्रेक करके यहाँ अटैच करने में, ताकि हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को कर सकें। तो ये हो गया हमारा डुअल फंक्शन ऑफ डीएनटीपीज़। इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम का एडिशन करता है, डीएनटीपीज़ का एडिशन करता चला जाएगा, इधर से इस डायरेक्शन में और इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में। और लास्ट में दिन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये तो हमारी कंटिन्यूस सिंथेसिस होती चली जाती है, जबकि इस स्ट्रैंड में हमारी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, इस स्ट्रैंड्स पे कुछ गैप्स बनते चले जाते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी हमारी उल्टी डायरेक्शन में होने की वजह से हर बार आरएनए प्राइमर हर बार लगाना पड़ेगा, जितनी बार ये स्ट्रैंड्स ओपन होता चला जाएगा। तो बाद में जब एक गैप बन जाएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर लगने के बाद जब डीएनए पॉलीमरेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो लास्ट में आरएनए प्राइमर हर जगह से हट जाता है, उसका काम सिर्फ इनिशिएशन करना है, उसके बाद अपने आप को विड्रॉ कर लेता है सिस्टम में से। तो गैप बन गया यहाँ भी और यहाँ भी, तो उसके गैप को फिल करने के लिए हमारा यहाँ पे लास्ट एंजाइम आता है, दैट इज़ डीएनए लाइगेज। जब डीएनए लाइगेज क्या करता है, गैप सीलिंग करता है, गैप जितने बने हैं उन सबको सील करता है बाय एडिशन ऑफ राइट न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद पूरा हमारा एक सीक्वेंस तैयार हो गया। डीएनए के 2 हेलिक्स से हमारे 4 हेलिक्स बन गए, मीन्स कहा जाए तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा 1 से 2 डॉटर डीएनए बन जाते हैं। लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारा डीएनए पॉलीमरेज का अल्टीमेट फंक्शन बाकी है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। और इस प्रूफ रीडिंग में वो चेक करता है कि क्या सही जगह पे सही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए गए हैं, और इस पूरी प्रूफ रीडिंग की प्रोसेस में अगर एक न्यूक्लियोटाइड्स भी ओवरलुक हो गया डीएनए पॉलीमरेज के आँखों से उसकी पूरी प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में, तो इट विल लीड टू म्यूटेशन, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए डीएनए में म्यूटेशन बहुत ही कम देखा जाता है। और यही जो आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, ये प्रोकैरियोट में नोटिस की गई है। 2000 बेस पेयर्स इन ई कोलाई पर सेकेंड ऐड होता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है।
काश कि ये एक्यूरेसी हमारे माइंड के सिस्टम में और बॉडी के कोऑर्डिनेशन में होती, तो आज हमारा जो एक एनर्जी कंजम्पशन था, हमें जितनी माइंड मिला उस हिसाब से हम इतना एनर्जी कंजम्पशन करते नहीं हैं। अगर इतना होता तो फ्रेंड्स हमारी एक अलग ही लेवल होता माइंडसेट का। लेकिन इट्स वेरी बैड कि हम उतना यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन हमारे अंदर के ऑर्गेनेल्स, अंदर के सेल, डीएनए के अंदर मौजूद है सारे एंजाइम का कोऑर्डिनेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि बहुत ही म्यूटेशन रेयर होता है। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन।